नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर है। ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष राजनीतिक बयानबाजियां कर रहा है, जबकि ईडी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का दावा करता है। इस खबर पर चर्चा करने से पहले आपको अपडेट बता देते हैं। इस वक्त का आपको बताते चले, स्पेशल कोर्ट ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर भेज दिया है। संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में भेजा गया है। इस दौरान संजय राउत को अदालत की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जैसे रिमांड के दौरान भी संजय राउत अपने वकीलों से बातचीत कर सकेंगे, लेकिन वो ईडी के अफसरों की सहूलियत के हिसाब से ही होगा। इसके अलावा संजय राउत को जरूरत पड़ने पर दवा देने और अस्पताल में भर्ती कराने की भी बात कही गई है। साथ ही संजय राउत से पूछताछ के घंटों को भी जरूरत के हिसाब से सीमित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि संजय राउत की तबियत ठीक नहीं रहती। तो संजय राउत से अब ईडी के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पात्रा चौल घोटाले के आरोपियों से उनका क्या है कनेक्शन। संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसों के लेन देन का क्या हिसाब रहा है, और क्या इस पूरे घोटाले में हवाला का कोई तार संजय राउत तक पहुंचता है। इन तमाम आरोपों पर अभी जांच होनी है, लेकिन इसके पहले ही संजय राउत को क्लीन चिट देने की शुरुआत भी हो चुकी है। शिवसेना के साथ ही साथ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर ईडी के इस्तेमाल का राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय राउत के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत है? क्या संजय राउत की जांच को राजनीतिक बदला कहना सही है? इन तमाम सवालों पर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नारे लगा रही। दिल्ली के साथ ही भगवा पटका लहरा रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि घोटाले के आरोपी संजय राउत पर उन्हें गर्व है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है, और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन ये झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। मुंबई से दिल्ली तक शोर है, संग्राम है, सियासी आरोप है, और इन सब के बीच जारी सरकारी कार्रवाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। राउत पर पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनके घर से 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है। ईडी ने अदालत में उन्हें पेश करके कहा है कि जांच की जरूरत है। ईडी के दावे के मुताबिक उसके पास सबूत है कि संजय राउत ने आरोपी प्रवीण राउत को हवाला लेन देन में मदद की, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के वक्त से संजय और शिवसेना ये जताने की कोशिश कर रही है कि ईडी सिर्फ सियासी हथकंडे के तौर पर काम कर रहा है। संजय राउत पर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल सर्कल्स चल रही है, और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के नहीं है, लोकशाही को पकड़ के। चलिए एक्शन की सफाई दे रही है। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो, तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। ये वो पूरी तरह से दोषी है, और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है।
जिस घोटाले में संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है उसकी जांच 2011 से चल रही है। आरोप है कि पात्रा चौल के किराएदारों के घर को डेवलप करने का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला था। HDIL से जुड़ी इस कंपनी ने घर तो नहीं बनाए बल्कि 47 एकड़ जमीन 9 बिल्डर्स को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फिर से खरीदारों से 38 करोड़ रुपए जुटा लिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब जांच शुरू हुई तो इसमें प्रवीण राउत नाम के आरोपी का नाम सामने आया, जिसके खाते में HDIL ने 100 करोड़ रुपए जमा किए थे। ये पैसे प्रवीण राउत ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के खाते में डाले थे। फिर 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वर्षा ने इसी पैसे से दादर में एक फ्लैट खरीदा। जब जांच शुरू हुई तब वर्षा राउत ने वापस माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे। पता चला कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर है। जिस कंपनी में वर्षा राउत ने 5,625 रुपए लगाए और 12 लाख रुपए पाए थे। इसके अलावा प्रवीण राउत के करीबी सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी की वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर है। सुजीत पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में जमीन भी खरीदी है। अब ईडी को इन तमाम कनेक्शंस की जांच करनी है। इस घोटाले में पैसे के लेन देन का ट्रोल भी पता चला है, क्योंकि दावे के मुताबिक HDIL ने जिस प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे वो प्रवीण राउत PMC बैंक घोटाले में भी आरोपी है। दिसंबर 2020 में इस घोटाले से जुड़े मामले में उसकी 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्या संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश कहना सही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, आप नेता हैं शिवसेना के, हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा मलिक जी, लीडर एनसीपी के, हमारे साथ हैं। सुजाता पांडे जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आज अपने ही अंदाज में उद्धव ठाकरे सामने आए बीजेपी पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा कि दरअसल संजय राउत बीजेपी की आंख की किरकिर इसलिए बने हुए हैं क्योंकि लगातार बीजेपी के खिलाफ वो अपनी आवाज को बुलंद करते रहे। लेकिन ध्यान रखना होगा, समय सबका बदलता है। जब हमारा समय आएगा तो फिर हम देख लेंगे। इसी अंदाज में धमकी कह सकते हैं आप, सामने आए उद्धव ठाकरे। चित्रा जी, देखिए, सर्वप्रथम तो ईडी अपना काम बड़ी मजबूती से कर रही है और देश के लिए ये गर्व की बात है कि ईडी हो, सीबीआई हो। एक समय ऐसा था जब सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी कांग्रेस की सरकार को फटकार लगाते हुए कि सीबीआई को आपने पिंजरे का तोता बना दिया है। अब आज की ईडी 1,04,000 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है उसे जब्त कर चुकी है। क्या इससे देश गौरवान्वित नहीं हो रहा? क्या ये हर नागरिक का हक नहीं है कि उसके मेहनत के जो कमाई है उससे टैक्स देता है वो आम जनता और गरीब जनता की कार्य आए, या उससे संजय राउत, नवाब मलिक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, पार्थ चैटर्जी, सत्येंद्र जैन, ये लोग अय्याशी करें? मैं समझता हूं आम जनता का भाव यही है। और जो ईडी कर रहा है, सबसे बड़ा आज जो मैं बात आपके चैनल पे कहता हूं, उस पे कोर्ट मोहर लगाती जा रही है। चित्रा जी, इस पूरी चर्चा में मैं तो आपसे एक विनती करूंगा, 3-4 बार ये प्रश्न पूछिएगा कि नवाब मलिक को गिरफ्तार हुए 5 महीने हो गए। उस वक्त भी ऐसे ही हो हल्ला मचाया गया था कि राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है। 5 महीने में क्यों नहीं उनकी बेल हुई? सत्येंद्र जैन 2 महीने से अंदर है, क्यों नहीं बेल हुई? सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, ईडी पूछताछ करती है, इन लोगों को बुरा लग जाता है। आधा मिनट, केवल आधा मिनट। बोलिए। आपने कहा कि हाँ, आपने कहा उद्धव ठाकरे जी ने आज एक वक्तव्य दिया, आपने बिल्कुल सही उनके अंदाज को पहचाना। वो धमकी दे रहे हैं, हमारा वक्त आएगा तो सोचिए आपका क्या होगा, बदलता है वक्त। अरे वक्त ही तो बदला है। आप उस हमाम में गए थे
जो हमाम कांग्रेस का था। लोग कहते हैं वहां निवस्त्र होके जाना पड़ता है, और उसके बाद अब जब वक्त बदला और ईडी का आया, जब सच्चाई का आया, कानून का आया, तो आप घबराए हुए हैं। और सुन लीजिए, ये झुकने वाले नहीं है जो आप कहते हैं ना। ईडी के डंडे के सामने जब सच्चाई सामने आती है तो अच्छे अच्छे झुकते हैं, ये बात याद रखिएगा। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली है, जो ब्रांच ऑफिस है उद्धव ठाकरे वाला, ये भ्रष्टाचारी है। ठीक है, तमाम आरोप आपने अलग अलग पार्टियों पर लगाए हैं। मैं आपके पास फौरन आऊंगी चरण सिंह सापरा जी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये भी कहती है कि झुकाने वाला चाहिए, झुकते तो सब है। लेकिन पहले आपके पास आते हुए किशोर तिवारी जी अब हाथ भी उठा रहे हैं। ये सहानुभूति बटोरने की क्या जरूरत है? सांझ को किस बात की आंच? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सच रहेंगे तो फिर छूट जाएंगे, लेकिन इतना माहौल बनाना और ये कहना कि ईडी केंद्र के हिसाब से कार्रवाई कर रही है, अरे ईडी को ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से काम करने देंगे या पहले ही पूरा माहौल बना लिया जाएगा? किशोर तिवारी जी। हाँ जी जी जी। आगे ईडी के वकील गौरव भाटिया जी का भी सुना, आपका भी सुना। मैं एक बात बता देता हूँ कि पिछले 2.5 साल से ईडी जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ और जो बड़े बड़े हमारे यहाँ कांड थे, जो जैसे एक नाथ शिंदे के प्रॉपर्टी को लेके बहुत सारे नोटिस दिए थे, फिर प्रताप सरनाइक का था, फिर ये यशवंत जाधव का था, ये सब कंप्लेंट बीजेपी ने की थी ना। तो ये लोग जैसे नारायण राणे के खिलाफ बहुत बड़ा वो दिया था पैकेज, उन्होंने कंप्लेंट का, करप्शन का। जिसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर भी बोल लीजिए ना। मुख्यमंत्री शिंदे कह रहे हैं रोज सुबह 8 बजे बजने वाला भोपू अब बंद हो गया। अरे मुझे बोलने दो, नहीं तो बुलाते क्यों? नहीं आप बोलिए मेन टॉपिक पर। अब पहले ही सवाल के जवाब में आप इतिहास बताने लगेंगे तो वर्तमान में कैसे रहेंगे? अरे थोड़ा सा संजय राउत पर का है। अरे मैं बताता हूँ ना तुमको कि ये सब लोग जैसे ही बीजेपी के पाले में चले गए तो वो पाक साफ हो गए। मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब संजय राउत पे कार्रवाई हुई है। ये पात्रा चाल के तो जो 4,000 परिवार रास्ते पे आ गए, उनका तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, देवेंद्र फडणवीस भी गए थे, सब गए थे, उनके दुख तो वैसे ही है। लेकिन अगर कोई सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार करता है तो उसको शिक्षा होनी चाहिए, ये मेरा फर्म स्टैंड है। लेकिन मैं बार बार बीजेपी को लेकर क्यों रो रहे हैं आप लोग कि बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है? अरे भाई, मैं चित्रा जी ये बात क्यों समझती क्यों नहीं कि यही बीजेपी वाले जिन पे आरोप लगाते, वही आदमी अगर इनके पार्टी में आता है तो उसको असम का सीएम बनाते हैं, महाराष्ट्र का सीएम बनाते हैं, केंद्र में मंत्री बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये करप्शन के खिलाफ अगर प्रामाणिकता से काम करेंगे तो देश का करप्शन कम होगा। करप्ट लोगों के साथ ही रहेंगे। और हमारे पास के करप्ट लोग तो उन्होंने ले लिए। अब ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो करप्ट लोग थे उनको तो आपने ले लिए, और करप्ट लोगों के साथ में रहकर और दावा इस बात का करेंगे कि करप्शन को हटाएंगे हम। नीति और नियत में खोट है आपके, गौरव भाटिया जी। उखाड़ दिया, उखाड़ दिया। कह गए, बोलो उखाड़ दिया, क्या कह गए? मतलब आज तक पे शांत करा लीजिए चित्रा जी। मैं तो कभी इनके साथ नोटी होता भी नहीं हूँ। मैं तो कभी इनके साथ नोटी नहीं होता। नहीं उखाड़ दिया, बात सुनिए, अब उत्तर दीजिए। तुमसे क्या होता, हम उखाड़ देंगे तुमको महाराष्ट्र में। ठीक है, उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है सर, आपकी बारी आगे भी आएगी। गौरव जी की बात हो जाए एक बार। गौरव भाटिया जी, नहीं उनके लिए ही है ना ये सब पूरा। मैं 2-3 बातें कहूंगा। सबसे पहले, आज तक पे देखिए, खुद इन्होंने कबूल लिया, इन्होंने कहा जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी थे, मतलब इन्होंने माना कि इनके यहाँ भ्रष्टाचारी रहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा कबूलनामा आज तक पे ही आज है। दूसरी बात देखिए, एक बात जान लीजिए, संजय राउत जी तो कहते थे उखाड़ दिया, भी याद दिलाया किशोर जी ने मुझे। तो आज जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनका मिजाज क्यों उखड़ गया, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और इससे पहले तो संजय राउत बार बार टीवी पे आके कहते थे, चित्रा जी हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। आज गिरफ्तार कर दिया न्यायालय ने, उन्हें कोई जो है रिलीफ भी नहीं दिया। और अंत करूंगा एक बात और करके, देखिए झुकने झुकाने की बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे और कार्टून की। इस कार्टून को दिखाने पे एक नागरिक गिरफ्तार हुआ था जब सोनिया सेना की सरकार थी। यहां कौन झुका हुआ है? लाचार श्री झुके हुए हैं।
ये लाचार श्री हैं उद्धव ठाकरे, और झुके किसके सामने हैं? माताश्री के। माताश्री मतलब सोनिया सेना जब बनी तो सोनिया गांधी के सामने ये झुकते थे, और यहाँ पे पिताश्री दिखाया गया था। तो ये कार्टून इसलिए याद आता है कि ये जनता के सामने नहीं झुकते थे चित्रा जी, इनका चरित्र ये है, ये रुपए के सामने, ये अंडरवर्ल्ड के सामने, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए मातोश्री और पिताश्री के सामने झुकते हैं। ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, सीधे आपके पास आते हुए, पहले सीबीआई इसी तरह का एक्शन करती थी तो आप लोग बहुत सीबीआई का पीठ थपथपाते थे। हालांकि देश की सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई को लेकर भी जो टिप्पणी की थी तोतावाली, वो भी देश के सामने है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी ये दावा करती है कि जो करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ अगर ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है तो फिर सिर्फ उन्हीं लोगों के पेट में दर्द होता है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इस पर जवाब दीजिए, अगर जांच एजेंसियां अपना काम नहीं करेंगी तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं, जो रुपए पकड़े जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, अगर हम महाराष्ट्र को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें, और यहां पर भी करप्शन का गंभीर आरोप लगा हुआ है, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए चित्रा जी, जांच के लिए कोई भी ना नहीं बोल रहा है। ईडी जितना चाहे जांच कर सकती है, लेकिन पिछले 8 वर्षों से जो हो रहा है, यानी मात्र विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये हम देखते आए हैं 8 वर्षों से कि ये ईडी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसके टूल किट का हिस्सा बन चुकी है। इसके जरिए से पॉलिटिकल फिक्सिंग हो रही है, इसके जरिए से सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। और आपको यह भी बताऊं कि ये वही संस्था है जिसके जरिए से भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देना चाहती है, या तो हमारे साथ मिल जाओ या हमारे सामने घुटने टेक दो, झुक कर रहो, सर उठाकर मात्र हम रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। ये वही ईडी है जिसने 2002 से लेकर आज तक 5422 केस इन्होंने रेड किए, 401 इन्होंने वहां पर जो दर्ज किए केस, और इनका जो कन्विक्शन रेट है वो मात्र 0.5%, यानी 23 केस जो है उसमें मात्र कन्विक्शन आया है। तो ये ईडी का जो गैर वापर हो रहा है, जो इसके जरिए से सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और हर विपक्षी पार्टी कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऑपोजिशन मुक्त भारत हो जाए। पहले ही आप ऑपोजिशन मुक्त भारत ये बनाना चाहते हैं और उसमें ईडी का वापर कर रहे हैं। नहीं तो ये तो पहले आरोप लगा रहे हैं कि वो करप्ट हैं, पहले ईडी को सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे होगा। कोयला कांड हुआ था, कोयले का केस हुआ था, या 2G 3G का केस हुआ था, 1,76,000 करोड़ की बातें इन्होंने की थी, क्या निकला उसमें से? हाँ। ये वैसे ही केस होगा कि इसमें खोदा जाएगा पहाड़ और निकलेगी चुईया। ठीक है, गौरव भाटिया जी आप जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, 2 और मेहमान हैं बहुत देर से बैठे हुए। सुजाता पांडे जी, खोदा जाएगा पहाड़ निकलेगी चुहिया, कई मामलों में ऐसा हो चुका है। वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दरअसल सिर्फ केंद्र सरकार लोगों को फंसाने के लिए, जो भी विरोधी दल है, जो ताकतवर आवाज है, उसको दबाने के लिए साजिश कर रही है, उनके आरोप है। देखिए चित्रा जी, आपके ही शो में मैंने ये बताया था कैसे कन्विक्शन रेट जो है वो 93.3% है ईडी का, अगर देखा जाए, क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिवली इसको उठाते बोलते हैं 17 सालों में इतना ही कन्विक्शन हुआ, वो डेटा नहीं होता, आपको ट्रायल पीरियड से देखना होता है। दूसरी बात, अभी आप पीएमएलए का देख लीजिए, ये यही लोग थे ना जो सुप्रीम कोर्ट गए थे कहने के लिए कि ये सब कुछ जो है ये राजनीतिक द्वेष का कारण है और षड्यंत्र है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया और बिल्कुल ईडी के सारे पावर्स को इंटैक्ट रखा। इनफैक्ट उसको जिनको ये सारे भ्रष्टाचारी गए थे, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, कीर्ति चिदम्बरम, ये सभी लोग उसमें थे। तो मुझे लगता है कि ये बात वहीं पे खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इनके पास ले दे के यही एक बचा हुआ है कि भाई ये तो राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। दूसरी चीज आप देख लीजिए, अब ईस्ट और वेस्ट, व्हेन इट कम्स टू करप्शन, ऑपोजिशन इज एब्सोल्युटली द बेस्ट। ईस्ट में पार्था चटर्जी ने झंडा उठाया हुआ है, जहां पे कैश के अंबार मिल रहे हैं। कांग्रेस का भी जामताड़ा के जो विधायक है, उनकी पूरी कार में पूरे नोट से बड़ी कार मिली है, जिसको पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया है। और यहाँ पे संजय राउत भी पकड़े गए हैं, अभी पहले अनिल देशमुख थे और अब उसके बाद फिर सारे विरोधी पकड़े जा रहे हैं। कोई भी इधर का है जिसका नाम आप गिनाना चाहेंगी? ईडी की सारी कार्रवाई तो उधर ही हो रही है ना, इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं। चित्रा जी, एक बात बताइए चित्रा जी, ये लोग कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? कोर्ट ने इनको बेल देने से भी इनकार किया। यहाँ तक कि संजय राउत के केस में तो ये भी कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन इसका बहुत जरूरी है। इसका कारण ये है चित्रा जी कि कांग्रेस के साथ या उससे निकली हुई जितनी पार्टियां होती हैं, उसके डीएनए में करप्शन आ ही जाता है। चाहे आप इतिहास ले लीजिए या आज का माहौल ले लीजिए, ये कहीं
ही आपको नहीं दिया है। सीमा मलिक जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, अब चूंकि समय समय पर जांच की आंच एनसीपी पर भी पड़ती रही है, लेकिन बार बार विरोधी दल ये भी आरोप लगा रहे हैं, आ रही हूं मैं आपके पास किशोर तिवारी जी, कहते रहे कि दरअसल केंद्र में बड़े नेता आकर मुलाकात कर लेते हैं तो फिर वहां पर जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर संजय राउत के खिलाफ कुछ सबूत हैं और उसके आधार पर पूछताछ की गई, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब तो 4 तारीख तक की कस्टडी भी मिल गई है। इसको इस तरह का माहौल बनाना कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं तो जांच होने दीजिए, जांच से क्यों भाग रही हैं पार्टियां? जी मुझे पूछा आपने? नहीं, सीमा मलिक जी, उसके बाद में आ रही हूँ किशोर तिवारी चित्रा जी, जी प्लीज बोलिए। चित्रा जी मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, सबसे आखिर में आई हैं आप मेरे पास, और मेरे को आदत भी हो गई है बहुत कम समय में जो बोलना है मैं बोलती हूँ। आपको देखिए, ये सब मैं वहां से शुरू नहीं होंगी कि जैसे अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब बातें हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं और शायद आप कहेंगे फिर से वही रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। पर देखिए जिस तरह से आज भारतवर्ष में हो रहा है, आप चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए आप, और ये एक शायद हम नहीं समझ रहे हैं, शायद जनता नहीं समझ रही है, हम एक 1 पार्टी रूल की तरफ ये नेशन बढ़ता जा रहा है। किसी ना किसी तरह देखिए, हम अगर कोई भी जांच से भाग नहीं रहा है, कभी भी हम जांच के लिए मना नहीं करते, और अगर किसी ने कुछ किया है तो हम सब मानते हैं कि उसको पकड़ा जाना चाहिए। पर जहां तक आप देखिए संजय, एक तो आप टाइमिंग देखिए, संजय राउत जी की बात है, जब से महाविकास आघाड़ी बनी थी हमें पता था कि ये दिन आएगा जरूर। जिस तरह से उनका मतलब वो निशाना थे जिसको कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा वगैरह हम लोग हमेशा कहते ही हैं, और वो बात है ही मतलब। तो देखिए ये तो हो ही नहीं सकता कि दूसरी, अगर बीजेपी में तो कोई कोई है ही नहीं करप्ट, ना उनके ऊपर कभी केस होता है ना कभी घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है। आप लोग तो सरकार में रहे हैं, आपको अच्छे से जानकारी होगी। ये जरूर, ये जो गरीब लोग हैं, जो 600 से ज्यादा परिवार हैं, जिनको इंतजार था कि उनके एरिया में डेवलप होगा, फिर उनके अच्छे दिन आएंगे, अगर उस पर कोई पानी फेर रहा है, वो पैसे कहाँ गए? देखिए मैडम, ये तो जांच का विषय है ही ना। देखिए मैडम, तो हम तो जांच के लिए कभी मना ही नहीं करते, कौन जांच के लिए मना करता है? पर सीधी सी बात है कि अगर आप केवल ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर इस तरह से, जिस तरह से मतलब आप सारे बड़े बड़े लीडर्स जा चुके हैं, जिस तरह से ईडी और सीबीआई और ये सब चल रहा है, तो ये मतलब बार बार रिपीट करने वाली बात नहीं होती है। हर आदमी इस बात को समझता है। और आपको लग रहा है फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? किस तरफ आज ये देश बढ़ रहा है? हाँ जी, आपको लग रहा है कि फंसाया जा रहा है संजय राउत जी को? देखिए, अगर उनकी कोई बिल्कुल मुझे तो पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है। ठीक है, बदले की कार्रवाई के तहत गौरव भाटिया जी, सरकार की ओर से ये काम किया जाता है। नहीं मिली, अगर किसी को बेल नहीं मिली इसका मतलब वो दोषी हो गया। ठीक है, और वो ये भी कह रही है कि अगर किसी को बेल नहीं मिली तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो दोषी हो गया। तो इसका मतलब वो दोष है, भाई कोर्ट में केस है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो निर्दोष है। ठीक है, गौरव भाटिया जी जवाब दे रहे हैं इसका, एक बार सुन लेते हैं। और ठीक है मैम, आप तो कुछ भी बोल दो, आप तो सबको अपना वर्डिक्ट सुनाते जा रहे हो बैठे हुए, अपना वर्डिक्ट आप सुनाती जा रही हैं कि ये है, इसके यहाँ पैसे मिले, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, सीमा जी, कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, कोर्ट ने लिखा है, आर्यन खान का भी केस हुआ था। अरे मुझे आप बताइए, मुझे आदर करना आता है। आर्यन खान का केस हुआ था, कोर्ट को नहीं मानते ये लोग। किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए। आप लोगों ने सबने ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी जवाब देंगे सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से। ठीक है, प्लीज एक सेकंड सीमा मलिक जी। गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना, आप इस बात का भरोसा देश को कैसे देंगे? क्योंकि ईडी की कार्रवाई जितनी भी होती है, चुन चुन कर ऐसा लगता है कि विरोधी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, विरोधी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई भी नाम ऐसा है जो सत्ता पक्ष की ओर या इधर, और बहुत सारे तो ऐसे भी चेहरे रहे जो विरोधी दलों में रहे, जिनके खिलाफ जांच होती रही, लेकिन इधर आने के बाद उस जांच का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चलता है? तो इस सवाल का जवाब कैसे देंगे आप कि विरोधी दलों को खामोश करने के लिए और किसी भी बदले की कार्रवाई को नहीं करते हुए ईडी निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है? चित्रा जी, जो आपका सवाल है उसका उत्तर यहीं देंगे, लेकिन एक बात और है, आपके सवाल को सही बताने के लिए ये नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदार पार्टी है तो पहले भ्रष्टाचारी नेता पैदा करे, जिससे कि एक तराजू में बराबर के लीडर आए। भाई कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना,
उद्धव ठाकरे वाली, ये एक तरफ है, तो भाजपा के भी इतने नेताओं पे कार्रवाई है। ऐसे राजनीति नहीं होती। हम चरित्र से ईमानदार हैं, वो बेईमान है। ये देश देख रहा है, तभी तो इलेक्शन दर इलेक्शन श्री नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको आशीर्वाद देता है। लेकिन एनसीपी की बात का मैं उत्तर देता हूं। देखिए, उन्होंने कहा जनता ही नहीं समझ रही, मतलब जनता मूर्ख है और एनसीपी ठीक है। लेकिन तथ्य क्या कहते हैं? अनिल देशमुख ये जब गिरफ्तार हुए, इनको 9 महीने हो गए हैं। हाँ। 9 महीने में बेल तक नहीं मिली है। हम ये नहीं कह रहे कि ये दोषी हो गए, दोष से दो गया, लेकिन आज की डेट में तथ्य प्रमाण ऐसे हैं कि उनको बेल नहीं मिली। नवाब मलिक 5 महीने से अंदर हैं। दूसरी बात, ये जो बात कही जाती है मात्र विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं आपको ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, सत्येंद्र जैन, कार्ति चिदम्बरम, नवाब मलिक, अनिल देशमुख, डीके शिव कुमार, संजय राउत और पार्थ चैटर्जी, ये कुछ नाम है। चुनौती आज तक पे दे रहा हूं, एक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का आप जजमेंट दिखाइए जिसमें ये कहा हो कि ये जो आरोप लगाए हैं ये राजनीतिक द्वेष से लगाए हैं और इसे हम रद्द करते हैं, नहीं कहा है। तीसरी बात, आपको सवाल इनसे ये पूछना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन पे और टीएमसी के पार्था पे जब यही ईडी कार्रवाई करती है, या तो ईडी सही कार्रवाई कर रही है या गलत कर रही है, तो ये कार्रवाई सही है या गलत है। लेकिन अगर शिवसेना जो उद्धव वाली है वो इनको सूट करती है तो कहते हैं राजनीतिक द्वेष है। पार्था चैटर्जी पे, सत्येंद्र जैन पे क्यों नहीं बोलते? मुझे लग रहा है चरण सिंह सापरा जी इसका बेहतर जवाब देंगे, क्योंकि उनकी पार्टी, ठीक है, सोनिया गांधी से जब पूछताछ होती है तो सवाल खड़े करती है, और बंगाल में जब यही कार्रवाई आगे बढ़ती है तो फिर उसकी तारीफ करती है। एक बार जल्दी से चरण सिंह सापरा जी, उसके बाद किशोर तिवारी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। चरण सिंह सापरा जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है। ईडी जब दिल्ली में पूछताछ करे राहुल जी और सोनिया जी से, तो फिर आप लोगों को हंगामा करते देर नहीं लगती। वही जब सत्येंद्र जैन या फिर कटघरे में पार्थ चैटर्जी आते हैं तो आप लोगों को लगता है कि नहीं, जांच सही दिशा में जारी है। तो ये चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ये दोनों तो नहीं चलेगा ना ईडी को लेकर। देखिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वालों को पहले ये याद दिला दूं कि बंगारू लक्ष्मण के पास में कैश पैसे पकड़े गए थे, वो सारे देश ने देखा था। इसी तरह से येडियुरप्पा कैसे पकड़े गए थे, या रेड्डी ब्रदर्स थे, या और ऐसे कई सारे बीजेपी के किरदार रहे हैं जो पकड़े गए हैं। जहां तक संजय राउत की बात आप कर रहे हैं, ये संजय राउत का केस है 2007-2008 का। ये जो आप जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, 2014 से लेकर के 2019 तक बीजेपी और शिवसेना की इकट्ठी सरकार थी और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। तब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि ये केस जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन 2011 से चल रही है। 14 से लेकर के 19 के बीच में आपकी सरकार, ईडी आपके अंडर होते हुए आपने उस समय इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? तो ये खुला दिखता है कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई है, राजनीतिक हेतु से ये कार्रवाई की गई है, और ईडी मात्र विपक्ष के नेताओं को नहीं टारगेट कर रही, विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए भी ईडी का वापर होता है। जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार, कर्नाटका की सरकार, या मध्य प्रदेश की सरकार, या फिर 2017 के अंदर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से मणिपुर जो हमने देखा, ये तमाम सारी चीजें जांच कैसे होगी? राजनीतिक द्वेष से काम कर रही। नहीं, ईडी, वही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की टूल किट का हिस्सा बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मदद करने के लिए ये मात्र विपक्षी नेताओं का और विपक्षी दलों का चरित्र हनन करने का ये एक माध्यम बन गई है ईडी। इसके परे ईडी कुछ नहीं बनी है। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए। किशोर तिवारी जी, इसके बाद मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। टूलकिट की तरह इस्तेमाल होता है ईडी का, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। गौरव भाटिया जी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने इससे पहले कहा था कि ईडी का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि विपक्षी दल झुक जाएं, लेकिन कांग्रेस तो वैसे ही कीड़ों की तरह रेंग रही है। आप तो अपने घुटने पे भी नहीं है, आपको झुकने के लिए कोई क्या कहेगा? मेरा तो केवल एक ही सवाल है जो जनता का भी सवाल है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी उच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय गए, नेशनल हेराल्ड केस में 420 का मामला था। 420 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वो पिटीशन को रद्द किया और कहा कि यहाँ पे हम जांच जो है उसे नहीं रोक सकते। क्यों कहा आपको मालूम है? क्योंकि तथ्य थे, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है करा है उन्होंने। दूसरी बात, चित्रा जी, ये विचित्र बात है कि ईमानदारी जो है अब एक पनौती हो गई है।
और गांधी परिवार की तरह भ्रष्टाचार लो तो वो मेडल है, वो सीने पे लगाओ कि भैया गांधी परिवार की तरह हम भ्रष्टाचारी हैं। अरे अगर ईमानदारी से कोई पार्टी देश की सेवा कर रही है तो तुम्हें इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? अपने चरित्र को उजागर करो और बेहतर बनाओ, हमसे प्रतियोगिता करो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी ऐसा लगता है कि गांधी कोचिंग सेंटर में ही सीख रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार करना। सापरा साहब, ये मोदी कोचिंग सेंटर है जिसका अहम भाग जो है वो ईडी बन चुकी है। 10 वर्षों के अंदर एक एफआईआर आप दर्ज नहीं कर पाए नेशनल हेराल्ड के केस में। और छोटे में अगर उत्तर दूं तो यही कहूंगा कि जुल्मी जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। ये देश के अंदर इनकिलाब आ रहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब हाँ, अब चप्पा चप्पा छोड़ो। राहुल गांधी कह रहे पप्पा पप्पा इतना भ्रष्टाचार क्यों किया? सुनाता हूँ, फिर राहुल गांधी आजकल कह रहे पप्पा पप्पा इतना भ्रष्टाचार क्यों किया? पहले लड़े थे, अब ध्यान से सुन लीजिए, बौखलाइए मत चित्रा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। खुद बोल रहे पहले लड़े थे जोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो हम चोरों से लड़ रहे हैं, मुद्दे पर रहते हैं। ये हम चोरों से लड़ रहे हैं। पहले चोरों से लड़ रहे हैं, चोरों से लड़ रहे हैं। अब कैसे बौखलाए? अब कैसे बौखलाए परिवार? चित्रा जी, सापरा साहब, लेकिन बात यहाँ पर एक इतर पूछते हुए, देखिए सीबीआई का मामला जब कोर्ट में पहुंचा था चरण सिंह सापरा जी, तो सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की थी, आपको याद ही होगा। तोता तोता कहते हुए देश में कितना बहुत सारे मीम्स भी बने थे उस पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब ईडी का मामला जाता है तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि ईडी अगर कार्रवाई कर रही है, भले ही वो विरोधी होंगे, क्या वो विरोधी है इस वजह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? नहीं, ईडी जो कार्रवाई कर रही है हम उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न ये नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप जिस तरह से सीबीआई को तोता कहते हो, तो क्या ईडी को और सीबीआई को सांड के जैसे सिर्फ विपक्ष के पीछे छोड़ने की इजाजत है? क्यों नहीं सत्ताधारी पक्ष, क्यों नहीं वो धन्ना सेठ जो बीजेपी पुरस्कृत है, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जाती? ये ईडी की रिकवरी की बात करते हैं। जो धन्ना सेठों के 13 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ किया है, वो 13 लाख करोड़ रुपया जो माफ हुआ है, उन उद्योगपतियों के पीछे ईडी क्यों नहीं जाती है? ये अडानी, अंबानी और तमाम सारे जितने हैं, नीरव मोदी से लेके मेहुल चोकसी तक, इनके ऊपर भी तो ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे हजारों की लिस्ट है जो 13 लाख करोड़ रुपया आपने माफ किया है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का ना तो गली का नेता देता है, ना दिल्ली का नेता देता है। गौरव भाटिया जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। सर गौरव भाटिया जी, नाम गिना रहे हैं, वो लंबे लिस्ट लेकर बैठे हुए हैं। चित्रा जी, मैंने तो जनता का, हाँ, वो उनके भ्रष्टाचारों की लिस्ट अगर पढ़ने लगूंगा तो आपका एक दिन पूरा निकल जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा। सवाल ये पूछा कि पिंजरे का तोता बुलाया सीबीआई को, कांग्रेस का शासन था, आपने स्टेटस रिपोर्ट कोलगेट स्कैम में बदली मनमोहन सिंह जी को बचाने के लिए, उस पर कोई उत्तर नहीं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग सर्वोच्च न्यायालय गए, इनके चार्जेस को रद्द नहीं किया, आज फेस कर रहे हैं ट्रायल, कोई उत्तर नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, कह रहे थे कि ईडी का सांड क्यों छोड़ दिया। चित्रा जी, अगर भ्रष्टाचार का लाल वस्त्र पहन के कांग्रेस पार्टी और उद्धव शिवसेना और आम आदमी पार्टी निकलेगी तो ईडी का सांड वो लाल वस्त्र भ्रष्टाचार का पकड़ेगा और पीछे दौड़ाएगा, क्योंकि भारत की जनता यही चाहती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी ही सदाचारी है, बाकी भ्रष्टाचारी हो गए। मैं इनका उत्तर देता हूँ चित्रा जी। नहीं, आप भी बीच में थोड़ा सा बोले थे, बहुत इंतजार कर रहे हैं देर से। गौरव भाटिया जी की बात जल्दी से पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी, प्लीज रंगों पर मत जाइए बीच में, ठीक है? अब लाल रंग पर तो मत ही जाइए तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता है, और रंगों को छोड़ देना चाहिए आपसी राजनीति में, मेन मुद्दे पर आ जाइए। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको एक मेन मुद्दे पे बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। 1,04,000 करोड़ रुपए की जो बेनामी संपत्ति है जब्त करी ईडी ने। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को गलत लोन दिए इन्होंने,
19,111 करोड़ रुपए की संपत्ति। ठीक है। अरे भाई 13 लाख करोड़ रुपया जिनका माफ किया, उनके पीछे ईडी क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, उतना दूर तक नहीं जाते, वे संजय राउत पर ही रहते हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा भटक जाएंगे हम लोग, क्योंकि मामला अगर जाएगा तो बहुत दूर तक जाएगा, उतना समय नहीं होगा। मेन मुद्दे पर रहते हैं, संजय राउत पर रहते हैं। किशोर तिवारी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए जरा किशोर तिवारी जी को दिखाइए। आप इस बात को गौर से सुनिएगा। जिस मामले में आप लोग क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो मामला है क्या? और आप मुस्कुरा रहे हैं सबकी बातों पे, लेकिन मामला गंभीर है किशोर तिवारी जी। 2010 में प्रवीण राउत जिसके ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए डाले थे और इन पैसों से वर्षा ने दादर में एक फ्लैट की खरीदारी की थी। जब जांच शुरू हो गई तब वर्षा राउत ने वापस माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए दिखा दिए। हम ग्राफिक्स में भी दिखा रहे हैं। 55 लाख रुपए तब वापस किए जाते हैं जब जांच पूरे मामले में शुरू हो जाती है। पता चलता है कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर हैं, जिस कंपनी में वर्षा राउत ने 5,625 रुपए लगाए और 12 लाख रुपए कमा लिए। इस पूरे मामले में बहुत सारा घपला है। तो जब जांच होगी नहीं तो सच कैसे सामने आएगा? और इसके साथ ही साथ 600 से ज्यादा वो परिवार भी इंतजार कर रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी है, वहां का डेवलपमेंट वो नहीं करवा सकते। तो जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर वही भ्रष्टाचार करेगा और आप लोगों से पलटकर सवाल पूछो तो आप लोग फिर हंसी में उड़ा देते हैं पूरे मामले को। नहीं, कौन हंसी में उड़ा रहा है? आप बोल ऐसी रही हो, इसलिए मैंने बोला। आज ईडी ने जो प्रवीण राउत है, जो बिल्डर है जी, और वो बिल्डर के 8 महीने के तहकीकात के बारे में बाद में बताया कि 1034 करोड़ में से प्रवीण राउत संजय राउत को प्रवीण राउत से संजय राउत को 1 करोड़ 6 लाख रुपए मिले, जिससे से 93 लाख रुपए उसने लौटा दिए। ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए के लिए उनकी कस्टडी ली गई है। तो अब देखिए ना, भारत में न्याय व्यवस्था भी है और ईडी साफ सुथरी है, आप बता रहे हैं, और निष्पक्ष है, तो अब सब करेगी ना। 9 लाख को लेकर आपने क्या जिक्र किया? 9 लाख रुपए मान रहे हैं आप कि उसका हेरफेर हुआ है? नहीं, एक बात मेरे समझो कि वो जो आज की बात आई ना, उस बात में यही निकल के आया कि वो 9 लाख रुपए कहाँ से आए, यही ढूंढ रहे वो। क्योंकि 1 करोड़, देखो पहले तो तुम दिन भर से कल चला रहे थे 1000 करोड़ 1000 करोड़, अब वो 1000 करोड़ से 1034 करोड़ हम चला रहे थे। 1034 करोड़ का पूरा घोटाला 1034 करोड़ का है। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अभी तो वो 5000 करोड़ का हो जाएगा, क्योंकि जमीनें बिल्डर को बांटी गई ना, जमीनें बिल्डर को बांटी गई। वहाँ 40 फ्लोर के कॉम्प्लेक्स भी आ चुके हैं और जिनके लिजिटिमेट घर है वो बेघर होके बैठे। मैं अभी बता रहा हूँ कि इस पे व्हाइट पेपर आने पर सब मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं एक गौरव भाटिया की मतलब आप मान रहे हैं कि निर्दोष हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तो आप लोगों की 2.5 साल सरकार चली ना, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह रहे थे या फिर बचाने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, नहीं पूरा ही बोलिए, लेकिन बीच में सर क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगी ना, आप पूरा ही बोलिए। लेकिन दर्शकों की समझ के लिए आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी इसमें शामिल और लिप्त लोगों को, क्योंकि मामला तो पुराना है ये। देखो आपके सवाल से मैं जो मुद्दा रख रहा था वो उससे डाइवर्ट हो जाता हूँ। मैं बताता हूँ, वहाँ शरद पवार जी भी गए थे, देवेंद्र जी भी गए थे, उद्धव जी ने भी संपर्क किया था। पिछले 16 साल से कई लोग तो मर गए उसमें से। मैं उनके दुख जानता हूँ। बिल्डर कोई अकेला प्रवीण राउत नहीं है। SDIL के आप बेनिफिशियरी की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो बीजेपी और नील सोमैया। मैं मेरी बात तो सुनाता हूँ कि किरीट अपना गौरव भाटिया जी ने एक बात की कि भ्रष्टाचार से देश उब गया था, इसलिए मोदी जी को उन्होंने सत्ता पे बिठाया। और दूसरी बात ऐसी हुई कि 5 साल पिछले जो थे उसमें कोई भी भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप मोदी जी पे लगा नहीं, इसलिए लोगों ने फिर से उनको चुन के दिया। मैं ये कबूल करता हूँ। लेकिन कैसा होता है कि महाराष्ट्र में जो दागी लोग थे, जिन पे नोटिसें चले थे, जिन पे वारंट चले थे, सम्मत निकले थे, वो लोग जब दौड़ भाग कर बीजेपी के साथ हो लिए तो वो सीएम बन गए, वो निर्भय हो गए। तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी अगर चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का निर्मूलन हो तो वो नियम
इंसानियत और ईमानदारी से काम करे। देखो भ्रष्टाचार से तो पूरे लोग तंग आ गए। आप ये 2-2 हजार जिस करोड़ शिंदे के जी नोटा पर बताते ना, आरोप लगा रहे हैं वही शिंदे साहब कह रहे हैं कि सांच को आंच नहीं, सच आने दीजिए सामने, जांच से क्यों भाग रहे हैं, डर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा हुआ ना भोपो बजना सुबह 8 बजे बंद हो गया तो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि वो प्रताप सरनाइक को डाल दो, भावनाताई गौड़ी को डाल दो, यामिनी जाधव को डाल दो, सबको डाल दो ना जेल में। अरे एक को भी पकड़ लेते तो सरकार गिर जाती है। और अभी मैं बता रहा हूँ जो 40 एमएलए गए थे उसमें से 24 एमएलए लौट के आ रहे थे, इसलिए संजय राउत को जेल में डालकर इन्होंने बताया कि देखो आप एक अलग ही हमको दिशा में छोड़ के लेकर गए पूरा जाएंगे। मामला। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं जो 40 एमएलए ने वहां पर जाकर सरकार बना दी उनमें से 25 से धरा रहे थे, इसी डर के मारे संजय राउत को भेज दिया गया अंदर। हाँ ये अच्छा बोला चित्रा जी आपने। वो क्या बोलेंगे, वो दिल्ली में रहते, मैं जमीन पे रहता हूँ। चित्रा जी देखिए, गौरव भाटिया जी वो आपके लिए कह रहे हैं आप दिल्ली में रहते हैं, वो जमीन पर रहते हैं। किशोर जी, मैं तो ये जानता हूँ कि हम भारत में रहते हैं और इनका ऐसा लगता है ये हवाई बात करते हैं। सुनिए, मेरे साथी हैं, मैं एक दो बातें बता दूं। देखिए कैसे तथ्यों के साथ खिलवाड़ किया गया आपके चैनल पे। प्लीज शांत हो जाइए किशोर जी, आपका भी ज्ञान वर्धन होगा, बात सुनने की आदत डाला करिए। ये पूरा घोटाला जो है 1034 करोड़ रुपए का, प्रवीण राव, अरे किशोर भैया मत करो ऐसे। नहीं इतना मैं नाराज कभी देखा नहीं, अच्छा नहीं लगता। फुटेज खाने थोड़ी ना आए। आपकी बात 4 मिनट सुनी मैंने, मुझे 1 मिनट तो दीजिए। आप तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं तो देखिए कितना बुढ़ा हूँ, आप तो जवान हैं, आपके पास बहुत समय है। सुनिए मेरी, पहले लंबी सांस लो और फिर बोलो, लंबी सांस लो। नहीं अरे आप सांस ना लंबी ले लेना, फेफड़े खुल जाएंगे आपके। ये भ्रष्टाचारी फेफड़े हैं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है आराम से, हम तो लंबी सांस ही ले रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। आपकी पता चला संजय राउत का ऑक्सीजन रुका हुआ है, तो उनसे कहिए ना व्यक्तिगत टिप्पणी मत करे। और ये आजादी की लड़ाई है, हम जेल में ही निकालेंगे। ठीक है किशोर तिवारी जी, अब योगा टीचर बनना मत शुरू कर दीजिए, आप उनको बोलने तो दीजिए। आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब तो ले लीजिए सर। वो झूठ बोलते हैं, मैं कहा उनको बोलने को, ऐसे झूठ बोलते हैं तो क्या बोले। जैसे 1000 करोड़ इन्होंने ही बांटे ऐसा बता रहे हो। गौरव भाटिया जी अब मैं बोल लूं चित्रा जी, ये गलत बात है। धन्यवाद। देखिए ये पूरा जो मामला है 1034 करोड़ का है, यही मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और उसके साथ प्रवीण रावत ने करीब 100 करोड़ रुपए HDIL कंपनी से लिया है। और इनकी गणित देखिए, इन्होंने कहा 1 करोड़ 6 लाख रुपए, जिसमें 93 लाख दिया वापस और 9 लाख रुपए बचा। नहीं भैया, गणित करिए 13 लाख। और क्या चोरी करेंगे और बेनामी संपत्ति लेंगे, चाहे 13 लाख की हो चाहे 13 लाख करोड़ की हो, बात तो बेनामी आपने संपत्ति ली है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से घर लिया है, ये सब तो मान रहे हैं ना आप चैनल पे। 13 लाख तो इन्होंने कबूल लिया बेनामी है। और सुनिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, इस पे अंत करूंगा। चित्रा जी बीच में मत बोलिए। सिर्फ एक बात, अगर आपको लगता है आप बेकसूर हैं और आपने 672 जो गरीब नागरिक हैं उनका घर नहीं लूटा और उन्हीं की आह आपको लगी है, तो न्यायालय से जाके ये सब रद्द करवा लाइए। ये तो करवा सकते हैं ना। 672 घर जो आपने लूटे ना, उन्हीं की आह लगी है आपको। करवाएंगे किशोर तिवारी जी, ऐसा क्यों नहीं चले जाते हैं कोर्ट? मैं 16 साल से तो बने नहीं और हमको ही दोष दे रहे। और इसमें तो बीजेपी की सरकार थी, आप 8 साल से केंद्र में बैठे, देखो वो लोग तो आंसू ही बहा रहे हैं। अरे आप लोग भी तो साथ में थे ना किशोर तिवारी जी, बीच में कुछ सालों को अगर हटा दे तो उनके साथ आप भी तो थे। इनका कुछ नहीं हो सकता, हम भी जवाबदार है ना, हम भी जवाबदार है। तो आप जवाबदार है, तो जवाबदार है, इसी वजह से तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 1 करोड़ 6 लाख में कि यहाँ पर संविधान खतरे में आ गया, तो 13 लाख बचेगा। आप कह रहे 9 लाख। हमारी आंखें खुली जब तो हम छोड़ के आगे उनको, हमारी आंखें खुली जब तो छोड़ के आगे। अरे पाखंड है तुम, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हो और भ्रष्टाचारियों को साथ रखते हो, भ्रष्टाचारियों को मंत्री बनाते हो। आंखों के सामने नोटों की गड्डियां हैं।
अरे आपके पास जो भ्रष्टाचारी जाता है थोड़ी ना दिखाई वो देता है। फास्ट हो जाता है। आपके आप पास अपनी आंखों के सामने से गड्डियां हटाइए। अरे कैसी बात हजारों करते हो? करोड़ रुपए की गड्डियां, आपका पाखंड चाहे है। पार्था आप चैटर्जी हो, चारित्र का- चाहे सोनिया गांधी, राहुल ढोंग गांधी करते हो, हैं। चाहे मैं संजय राउत भाटिया जी, हो और चाहे ये सत्येंद्र भाटिया जैन जी हो, मैं व्यक्तिगत बात नहीं आपके कर रहा हूं। चेहरे के लेकिन सामने करोड़ों रुपए की गड्डियां हैं। चरित्र तुम्हारा मैं भी चरित्र व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। भ्रष्टाचारी लोगों मैं को भी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, हम जनता की बात कर रहा हूं। का संरक्षण करते हो। मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचारी लोगों का आप संरक्षण करते हो। मैं ये बात अरे, को आप टाल दो। छोटी सांस आप लीजिए, उनको मंत्री बनाते हो। छोटी सांस लीजिए। मुझे बताइए ना, आपने आराम मंत्री जी से बनाया सांस राणे लीजिए। को, आपने राणे को मंत्री आराम बनाया से है ना? सांस लीजिए, मैं बता रहा हूँ। नर्वस अरे, आइए मत, मैं नर्वस सम्यक मत वाणी वाला होइए, हूँ। नर्वस मत होइए, सम्यक खोल वाणी जाइए। वाला हूँ। मैं सच्चाई बाहर आ गई। अरे नहीं, अब तो आगे पकड़े दूध गए। का दूध, अरे दूध उद्धव का दूध ठाकरे पानी का पकड़े पानी गए, अब हो कुछ नहीं जाएगा। हो सकता भाई। कैसे होगा किशोर आप तिवारी जी? जनता को सिर्फ वोट आपके देते मुस्कुराने हैं, से ये तो आप दूध का दूध और पानी का पानी होगा नहीं साहब। उसके लिए तो ईडी को ही जांच करनी पड़ेगी ना। सिर्फ आपकी नहीं, मुस्कुराहट ईडी को से पकड़ा ना, अगर पूरे मामले भ्रष्टाचारी की को जांच पकड़ा हो तो दर्द जाएगी, हुआ। ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए तो ईडी को ही जांच करनी पड़ेगी और ईडी जांच करेगी तो फिर आप लोग सवाल खड़े कर देंगे यहाँ पर। नहीं, अब हो गया। अब जनता में जाएंगे और देख लेंगे इनको। ठीक है, जनता में जाकर देख लेंगे जल्दी से। मैं सीमा जी आपके पास होंगी, सुजाता पांडे उसके ऊपर कुछ कहना चाह रही हैं। सुजाता पांडे जी वो कह रहे हैं जनता के बीच जाकर हम देख लेंगे। देखिए, जनता के पास तो जाके दे वो तो दिखेगा ही इलेक्शन में, वो कांग्रेस को भी दिख रहा है, बाकी विपक्ष को भी दिख रहा है। लेकिन एक बात जो ये यहाँ पे किशोर तिवारी जी बोल पहले तो ये आपके दर्शकों को बता दें, सारे तथ्य उन्होंने उल्टा पुल्टे पेश किए हैं। सिर्फ ये 6 लाख का मामला नहीं है, ये मामला और भी ज्यादा जाएगा और सिर्फ 2 लोग पे नहीं अटका है। प्रवीण रावत और संजय राउत नहीं फंसेंगे, और भी लोग फंसेंगे। दूसरी चीज, आज अगर इतने तथ्य होते चित्रा जी, एक ही सवाल है मेरा, तो वकील वो तथ्य क्यों नहीं रख पाए? आज इनका जो केस था ईडी में, जो उनके वकीलों का वो बिल्कुल जीरो क्लेम्स लेके आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये केस एक बैक डेटेड केस है और ये बैक डेटेड ट्रांजैक्शन है, तो इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। संजय रावत हार्ट पेशेंट है तो उनको कस्टडी में नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कोई क्लेम नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा कि संजय रावत को इसलिए फंसाया गया है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डेट से मैच खाता है। जैसे कि संजय रावत के पास कोई वीटो पावर हो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ कि वो कह दे कि भाई, ठीक है सीमा मलिक जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। पूरा केस जो है फ्लैट हो गया वहीं पे, और इसीलिए कोर्ट ऑर्डर बहुत जरूरी है चित्रा जी, वो दिखाइए। आप लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को खतरे में डालने की कोशिश है, लॉन्ड्रिंग केस है, लेकिन इसको क्या सीमा मलिक जी इस रूप में नहीं देखा जाए कि कम से कम जो भ्रष्टाचारी चेहरे होंगे ईडी की जांच के बाद वो सामने आएंगे? बड़े ही दुर्भाग्य की और बात है। भ्रष्टाचार, सुजाता जी अब जरा मुझे बोलने दीजिए। आपने बोल लिया, आप पूरा केस यहीं पे डिसाइड कर लेंगी। मुझे लग रहा है संजय राउत जी का पूरा केस आप इसी स्क्रीन पर ही डिसाइड कर लेंगी। देखिए, मैं एक चित्रा जी ये कहना चाहती हूँ कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हम डिबेट पे आते हैं तो हमें आज शायद ये नाम याद करके आने पड़ते हैं कि हेमंत विश्वकर्मा और कौन सा है, नारायण राणे एंड यू नो येदियुरप्पा जी। एक हमें एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, और एक पूरी लिस्ट होती है कि हाँ कौन लोग वॉशिंग मशीन से धुल गए। तो ये एक बड़ी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज देश में। रियल एस्टेट सेक्टर पर महंगाई और ईएमआई में बढ़ोतरी का असर साफ दिखाई देने लगा है। अप्रैल जून तिमाही में घरों के दाम बढ़ने की वजह से फ्लैट्स की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में इस हफ्ते होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में अगर फिर से ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला किया जाता है तो रियल एस्टेट को बड़ा झटका लग सकता है। घरों की बिक्री पर अप्रैल जून तिमाही में महंगाई ने अपना असर छोड़ दिया है। घरों के दाम बढ़ने के अलावा ईएमआई में हुए इजाफे ने घरों की बिक्री में कमी करने का काम किया है। प्रॉप इक्विटी की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 2022-23 की पहली तिमाही में देश के प्रमुख 9 शहरों में घरों की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले 7% कम रही है। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर का शिकार रही अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले घरों की बिक्री 96% बढ़ी है। हालांकि अप्रैल जून 2021 में ज्यादातर वक्त लॉकडाउन और संक्रमण के चलते कारोबार ठप ही रहा था। ऐसे में उस तिमाही के मुकाबले तो इस बार इजाफा होना तय था। मकानों के प्राइसेस बढ़ने के 2 मेन रीजन हैं। एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्रीज होना, दूसरा कोविड के बाद काफी डिमांड में इजाफा आना है, क्योंकि हर आदमी अपना एक मकान खरीदना चाहता है।
हमारा ये मानना है कि फेस्टिवल सीजन में इस डिमांड में और भी इजाफा होगा और उससे प्राइसेस पे बढ़ोतरी के काफी संभावना है। तो जो अपना मकान खरीदना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू बाय, क्योंकि फेस्टिवल सीजन या उसके बाद डिमांड में इजाफे की ही काफी संभावना है। अगर बात करें बीती तिमाही में घरों के दाम में हुए इजाफे की, तो इस दौरान घरों की कीमतें 15% बढ़ी हैं। अप्रैल-जून तिमाही में सबसे ज्यादा चेन्नई में 15% भाव बढ़ा है। वहीं गुरुग्राम और हैदराबाद में एक साल में फ्लैट का दाम 12% बढ़ा है। नोएडा में घरों के दाम 9% और बेंगलुरु में 8% बढ़े हैं। डेवलपर्स का दावा है कि अब फिर से प्रॉपर्टी मार्केट के लिए कंस्ट्रक्शन करना सस्ता हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि बढ़ोतरी की ये रफ्तार थम जाएगी और त्योहारी मौसम में वो ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देकर बड़ी कीमतों की भरपाई भी कर सकेंगे। बहुत सारे साइट विजिट्स हो रहे हैं कस्टमर के लिए। डेवलपर्स भी तरह तरह के पेमेंट प्लान्स और स्कीम्स निकाल रहे हैं, जिससे कस्टमर को बहुत फायदे हैं। आने वाले फेस्टिव सीजन में भी हम उम्मीद करते हैं कि डिमांड में बहुत तेजी आएगी और सप्लाई साइड पे अगर हम बात करें तो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस इस फेस्टिव सीजन पे बहुत सारे डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर में निकाल रहे हैं। अप्रैल जून क्वार्टर में रियल एस्टेट लॉन्चेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इनफैक्ट एज पर वन ऑफ द रिपोर्ट पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा लॉन्चेस इस क्वार्टर में हुए हैं। सब्सिक्वेंटली प्राइसेस भी ऑलमोस्ट ऑल द टॉप 8 सिटीज में काफी बढ़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है रिवाइज्ड डिमांड। इन्वेस्टर्स की तरफ से भी और एंड यूजर्स की तरफ से भी डिमांड दोबारा से वापस आ गई है। पैंडेमिक्स के साइंस ऑलमोस्ट ओवर है इन द कंट्री एंड दैट हैज एक्चुअली हेल्प्ड बूस्ट द रियल एस्टेट डिमांड एंड इवन द प्राइसेस। लेकिन इतना भी तय है कि आगे चलकर EMI में होने वाली बढ़ोतरी और कोविड-19 संक्रमण का असर भी काफी हद तक मार्केट की चाल को तय करेगा। आदित्य केराना, आज तक।